हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में। जैसा कि आप सभी को पिछली क्लास में बताया गया था कि हम जल्दी एक नई क्लास में आपके साथ में मिलते हैं। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर क्लास कब होगी। तो कल भी मैंने अपडेट किया था कि कल क्लास करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लास को शेयर करना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक हमारी क्लास को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक रहेगा निमोनिया। तो हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि बच्चे को निमोनिया हो गया या किसी एडल्ट को निमोनिया हो गया। एक्चुअल में देखें तो कि ये डिजीज़ है क्या, मतलब किससे रिलेटेड डिजीज़ है, क्या होता है इसमें। तो उसके बारे में आज आपको सभी चीज़ें बताई जाएगी कि निमोनिया क्या है, कैसे होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो निमोनिया निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि लंग्स से रिलेटेड होती है। तो निमोनिया इज इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड इन द लंग्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। कि निमोनिया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो लंग्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। वो कारण बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कि जो लंग्स होती है उसके अंदर जो एलोलाइज होती है उनमें ब्रोंकस होता है, एलोलाई होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा और वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती है और जो रेस्पिरेशन होता है O2 और CO2 का वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है पेशेंट में और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसको हम निमोनिया बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कोजेज की, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। कोजेज में है बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो मोस्ट जो कॉमन कोज होता है उसमें बैक्टीरिया कोज हमको देखने को मिलता है इस डिजीज में। वो बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस निमोनियाe। और बात करें वायरस की, वायरस में है फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, कोविड-19 है। जैसे अभी कोविड चला था 2021 में, तब बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो मोस्टली लंग्स से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जो पेशेंट थे हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी या जिनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज़ या लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ये। क्योंकि उनकी पहले से ही जो इम्यूनिटी पावर था वो कम था और उनका जो लंग्स था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उनमें कोविड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। उसमें जो कोरोना वायरस था वो उन पेशेंट्स पे ज़्यादा हावी हो रहा था। ठीक है, तो उनको जब भी कोविड होता था सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती थी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। बट इसलिए निमोनिया का एक मेन कारण कोविड-19 भी हो सकता है। अभी भी जिनको पहले से कोविड हुआ था, क्योंकि उनका लंग्स पहले की तुलना में अभी उतना वर्क नहीं होता है, क्योंकि उनकी कुछ एल्वोलाई है वो भी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो इस वजह से उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन्स के। इसके अलावा एक फंगाई फंगाई की बात करें तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए पेशेंट होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होके उनमें निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है, वो किसी भी वजह से है कि हो सकता है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है या फिर हो सकता है कि वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हों, तो उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होकर निमोनिया होने का चांसेस रहते हैं।
तो बात करते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ निमोनिया। मोस्टली जो निमोनिया होते हैं वो कॉमनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सामने देख रहे हैं हमारी पीपीटी में कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है? अब हम एक-एक करके इन चारों पे बात करेंगे कि ये होता क्या है। इससे पहले एक देखो इधर साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है कि 2 लंग्स है, इसमें एक हेल्दी लंग्स दिखाया गया है, एक निमोनिया से इन्फेक्टेड लंग्स दिखाया गया है। तो जो हेल्दी लंग्स होता है वो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है? इसमें ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकस, एल्वुलाई सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है। जबकि जो इन्फेक्टेड लंग्स है इसमें देखिए पूरी तरह से जो एल्वुलाई है उनमें स्वेलिंग आ गई है, ब्रोंकस है उसमें स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, ठीक है? और येलोविश म्यूकस टाइप से भी इनमें देखो एक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक? तो जब इसका एक्सरे करवाते हैं तो उसमें साफ-साफ नज़र आता है कि पेशेंट में निमोनिया है, ठीक है? और उसकी लंग साउंड भी सुनने पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें निमोनिया हो चुका है, ठीक है? दूसरा हेल्दी लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है वो अच्छे से क्लियर होता है, बट इसमें क्या है फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उसमें पेशेंट को साँस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक? अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ निमोनिया में। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक? तो शुरुआत करते हैं। व्हेन पेशेंट गेट निमोनिया आउटसाइड ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी इट कॉल्ड द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कि जब पेशेंट अपने आउटसाइड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के फैसिलिटी होती है या हो या समझिए कि किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के बाहर की साइड में अपनी कम्युनिटी एरिया में उसको अगर निमोनिया होता है तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं, कि उसको सोसाइटी में रहने या कम्युनिटी में रहने के दौरान अगर किसी भी प्रकार का निमोनिया होता है तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। जिसका आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मोस्ट कॉमन कोज है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है, वो सबसे कॉमन कोज होता है, ठीक है? और इसका जो कारण हो सकता है इस न्यूमोकोकल डिजीज का, वो मेन कारण किसी को पहले से ईयर इन्फेक्शन हो रखा हो या मेनिंजाइटिस जो ब्रेन की लेयर होती है उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो उसकी वजह से भी स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हो सकता है, वो इन्फेक्टेड करेगा और उसकी वजह से निमोनिया पेशेंट को हो जाएगा, ठीक? और दूसरा जैसे पहला हमने बता दिया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कोज में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, उसी तरह वायरस में कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 है, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है, ये सारे सब कुछ है जो कि पेशेंट में जाके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया करा सकता है, क्योंकि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, ये हमको सबको कम्युनिटी से भी प्राप्त हो सकता है, सोसाइटी से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के हम कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है। ये इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पे। तो पहला है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो दिस टाइप ऑफ निमोनिया अक्कर इन पेशेंट ड्यूरिंग इलनेस एंड प्रोसीजर, ठीक है? कि ये निमोनिया होता है जो HAP हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये पेशेंट पर कोई जब प्रोसीजर किया जा रहा हो उस दौरान भी हो सकता है, या कोई पेशेंट जब बीमार होता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस दौरान अगर उसको कोई इलनेस हो है, डिजीज है, कोई भी सिकनेस है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से जो निमोनिया होता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, ठीक है? तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है इज मोर सीरियस देन CAP। CAP मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मोर सीरियस मोर डेंजरस होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के, क्योंकि इट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लाइक मिथसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ओरिस मर्सा, ठीक है? क्योंकि यह जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है इसमें क्या होता है कि मर्सा होता है, मर्सा एक तरह से अ, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है कि जो अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज हो गई, मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई डिजीज है और ये जब हो जाता है बैक्टीरिया मर्सा वाला मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरिस, ये क्या करता है जो पेशेंट में जो एंटीबायोटिक्स होती है उन सारी एंटीबायोटिक्स को रेसिस्ट करने कर देता है, ठीक है?
तो जब हम पेशेंट का कल्चर टेस्ट करवा के देखते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि मरसा निकला है और वो उसने सारी बैक्टीरिया को सॉरी एंटीबायोटिक्स को रेसिस्ट कर दिया है। ठीक है? तो इसीलिए इसको ज़्यादा डेंजरस कहा गया है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक ही रेसिस्ट हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है? तो ये फिर उस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता है और सीरियस होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और ये मोस्टली हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट में या उस पे किसी प्रकार का जैसे प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कोई प्रकार का प्रोसीजर, चेस्ट ड्रेनेज डाल रहे हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेकोस्टोमी कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो या कोई ऑपरेट हो रहा है किसी प्रकार से, कोई डिजीज से है, कोई गैस्ट्रो का है किसी है, तो उस दौरान ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो थर्ड बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जैसे सामने देख रहे हैं और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो उसको जो निमोनिया होने का चांसेस रहता है उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट अपना सेल्फ रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। जिसका जिसका पेशेंट का रेस्पिरेशन रहता है वो मोस्ट ऑफ वेंटिलेशन से वेंटिलेटर से ही रहता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया होता है, उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रहता है। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में रहता है जो पेशेंट लंबे टाइम से वेंटिलेटर पे रहते हैं। ठीक है, तो उनका ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो टोटली वेंटिलेटर से अटैच होता है, तो मोस्टली वेंटिलेटर आईसीयू में रहता है। तो ये कॉमनली जो आईसीयू पेशेंट होते हैं, जो लंबे पेशेंट जो आईसीयू पे आईसीयू में है और वेंटिलेटर पर है, तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नाम से ही है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, उन पेशेंट में ये निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया होता है कि एस्पिरेशन इज व्हेन सॉलिड फूड लिक्विड वोमिट गो डाउन योर ट्रेकिया एंड इनटू द लंग्स। मतलब एस्पिरेशन नाम से ही आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि ये पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। कि जब हम पेशेंट को किसी प्रकार का सेमी लिक्विड लिक्विड डाइट देते हैं या पेशेंट ने एकदम लेटा है, सुपाइन पोजीशन में लेटा है और उस दौरान अगर उसको वोमिट हो गया तो और उसने उसी वोमिट को वापस एस्पिरेट कर लिया, मतलब निगल लेता है, तो क्या करता है कि उस एस्पिरेशन में जो फ्लूइड होता है वो पूरा लंग्स में नहीं जा वो सॉरी ईसोफेगस में नहीं जाके वो ट्रेकिया में चला जाता है, वो ट्रेकिया के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो निमोनिया होता है वो एस्पिरेशन निमोनिया कहलाता है। ठीक है, इससे क्योंकि वो फ्लूइड होता है वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में वही है कि पहले जो क्लियर लंग्स था उसमें अब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से निमोनिया होगा, उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए एक मैंने छोटा सा रिमेंबर, आप इसको याद करने के लिए ठीक है, ट्रिकी याद करने के लिए HAP VAP एस्पिरेशन, तो HAP मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, VAP वेंटिलेटर पे होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एस्पिरेशन खाना या लिक्विड है ट्रेकिया में चला जाता है। ये थोड़ा सा याद करने के लिए बनाया, वैसे इतना बड़े कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड, एस्पिरेशन है तो लिक्विड खाना खाने से हो जाता है क्योंकि वो ट्रेकिया में चला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, और कम्युनिटी है तो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो जाता है। इसमें आपको बस जो याद करना है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, जो भी हाइलाइटर है उनको आप मोस्टली आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, साइन सिम्टम। अब बात करते हैं साइन सिम्टम की। कंजेशन और चेस्ट पेन। पहली बात आती है कंजेशन और चेस्ट पेन, कि उसको जो जब निमोनिया होता है तो उसका जो चेस्ट है वो एकदम कंजेस्टेड लगता है। ठीक है, कि अ, एकदम टाइटनेस फील होती है, कि वो कहेगा कि सर मेरे को काफ़ी टाइट फील हो रहा है, और चेस्ट पेन हो रहा है, उसको छाती में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डिस्निया, जिसको डिस्निया बोलते हैं हमारी मेडिकल लाइन में, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं कर पाता है। उसको फीवर आता है मोर देन 102 फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री से भी ज़्यादा उसको फीवर, तेज़ फीवर आने लग जाएगा। उसको जो कफिंग होगी उसमें ग्रीन येलो और ब्लडी म्यूकस टाइप का
जो कफ करेगा उसमें, ठीक है। येलो ग्रीन या फिर म्यूकस भी आ सकता है, म्यूकस के साथ में ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। ये सब निमोनिया के साइन सिम्टम होते हैं। रैपिड ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, उसकी जो सांस लेने की स्पीड होती है वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो खींचता है सांस को, लेबर्ड ब्रीथिंग करता है, जल्दी जल्दी सांस खींचेगा, सांस छोड़ेगा, और इसकी वजह से उसकी हार्ट रेट भी बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, मतलब उसको टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को, और उसको स्वेटिंग होगी, चिल्स होगा। तो उस ऐसे पेशेंट को स्वेटिंग मतलब पसीना आने लगेगा, उसको शिवरिंग भी होने लगेगी। इस तरह की ये दिक्कतें को पेशेंट को सामना करना पड़ेगा, ये उसको साइन सिम्टम को देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने बात की है डेफिनेशन की, खोज और टाइप्स ऑफ निमोनिया एंड साइन सिम्टम। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कि निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंट्री, कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इनमें से कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंजाई हो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। वो किसी भी रूट के थ्रू कैसे भी इंटर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि इंटर इन द लंग्स, वो मान लीजिए एस्पिरेशन किसी भी तरह से हमारे लंग्स के अंदर चला गया, सांस ले रहे हैं उसके थ्रू चला गया, या हमारा कोई कुछ एस्पिरेट हुआ है उसकी तरह चला गया, या वेंटिलेटर के थ्रू सांस में चला गया, ठीक है। कम्युनिटी में कोई इन्फेक्टेड था, हम उसके पास गए, उसने स्नीजिंग किया, उसकी वजह से चला गया, जिसकी वजह से भी है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, और वो एल्वलाई को जाके इन्फेक्टेड करता है। जो जो लंग्स की सबसे छोटी सेल्स होती है एल्वोलाई, उसको जाके इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है वहीं से, जब जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जो कैपिलरी की परमेबिलिटी होती है वो तेज हो जाती है जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो जो कैपिलरीज होती है उनकी परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड एंड पस एल्वोलाई एग्जीक्यूट होती है, कि वहाँ पे जो पस है, फ्लूइड है, वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। जो सेल्स होता है वहाँ सेल से बाहर आने लगता है, पस है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से एग्जीक्यूट होएगा वहाँ पे एल्वोलाई के आसपास में, एक तरह से पूरी तरह फ्लूइड जमा हो जाता है, पस भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, वो सब जमा होता है। और एल्वोलार कंसोलिडेशन, वहाँ पे कंसोलिडेशन मतलब होता है कि एक तरह से फ्लूइड का जमावड़ा लग जाएगा, ठीक है, और एल्वोलाई के चारों तरफ। तो इससे क्या होगा कि गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा उसमें, फिर जो एक क्लियर लंग्स था उसमें अच्छे से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था, अब वो फ्लूइड जमा होने की वजह से, पस जमा होने की वजह से वहाँ पे ये लंग्स का प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन लेवल है बो बॉडी में वो कम हो जाएगा, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम होएगी क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पाया, और उसी इन्फेक्शंस की वजह से फिर पेशेंट में जो हमको फर्स्ट टाइम सिम्टम देखेंगे कि उसको फीवर आएगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, चेस्ट पेन रहेगा, कफ रहेगा, ये सब प्रॉब्लम हमको उस पेशेंट में साइन सिम्टम के तौर पे उभर के बाहर आएंगे, और यहीं आगे चल के फिर रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगा, उसमें सेप्सिस भी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक हो सकता है उसको फिर पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़े, या उसको नॉर्मली रूम एयर पे वो सांस नहीं ले रहे हैं, उसको किसी प्रकार का जिस तरह से उसका सेचुरेशन होगा उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन देनी पड़े, ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है फेस मास्क से, या किसी भी प्रकार के, अगर उससे भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसे बाईपेप मास्क से देना पड़े, बाईपेप से नहीं हो रहा है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल के इंट्यूबेट करना पड़े, जो भी रहेगा वो उसकी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमको उसका फिर मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कैसे भी करके पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में करवाते हैं सबसे पहले चेस्ट एक्सरे। जैसे सामने आप खुद देख भी रहे हो कि एक पेशेंट है, उसका चेस्ट एक्सरे देखो, ये जो वाइट वाइट पैचेज जो दिख रहा है, तो ये एक तरह से दिख रहा है कि
पेशेंट का चेस्ट पूरा तरीके से क्लियर नहीं है, जो वाइट पैचेज इसमें दिखाई दे रहे हैं। ए, एक मिनट रुकिएगा। अ, ये देखिए, ये वाइट पैचेज है। ये जितने भी वाइट पैचेज हैं, ये सब कुछ ये दिखा रहा है कि इसमें पेशेंट में मतलब कहीं ना कहीं फ्लूइड और इन्फ्लामेशन हो रखी है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से हम वो एक मिनट, ओके, सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन दिखा रखा है वाइट जो भी है इस लंग्स में, तो ये बताता है कि पेशेंट में निमोनिया हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट की सीबीसी करवाते हैं। ठीक है, सीबीसी में हम उसके डब्ल्यूबीसी काउंट्स देखते हैं, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन होगा पेशेंट के डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स है, वो बढ़ के आएंगे। ठीक है, इसलिए उसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट देंगे, प्लेटलेट चेक करेंगे, एल-एफ-टी, के-एफ-टी सब इलेक्ट्रोलाइट्स सब चेक करवाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से एक के बाद एक चीज़ें इन्फेक्टेड होके मतलब बैलेंस में नहीं रहती है। तो मोस्ट ऑफ जो डब्ल्यूबीसी है काउंट्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। उसके अलावा स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं। स्पुटम कल्चर इसलिए करवाते हैं कि मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम होती है वो रेस्पिरेटरी है, तो स्पुटम कल्चर सही रहता है। उसमें स्पुटम्स आते हैं, जो ग्रीन येलो टाइप का स्पुटम आ रहा है, तो उससे जब हम कल्चर के लिए भेजते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ, उस पेशेंट को क्या रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा बैक्टीरिया हुआ है या वायरल है, फंगल है, जो भी है वो कल्चर से ही पता चलता है कि इसको किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये जब उसकी रिपोर्ट आती है तब देखा जाता है कि हाँ, फिर उसी के आधार पे आगे जाके उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर मान लीजिए पेशेंट का कल्चर हमने करवा लिया, कल्चर रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने देखा कि पेशेंट में जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल साइट का निमोनिया है, तो उसके लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक्स चलाएँगे जो कि बैक्टीरिया पे काम करती है। और अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन आती है तो हम वायरल एंटीवायरल देंगे उसको। साथ में उसको फ़ीवर वगैरह है तो उसको एंटीपायरेटिक्स होती है वो प्रोवाइड करेंगे। उसको साँस लेने में दिक्कत है तो जिस तरह से अभी मैंने कहा कि उसका जिस तरह का सैचुरेशन होगा ऑक्सीजन लेवल, तो उस मेथड के हिसाब से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। निमोनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे सीपीटी। चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है, जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है और जो लंग्स के अंदर जहाँ भी चारों तरफ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है उसको, और म्यूकस, साथ में म्यूकस है, पस है, तो उसे सीपीटी करने से क्या होगा कि वो जो लंग्स से जो फ्लूइड पस है वो बाहर आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या पेशेंट को सांस लेने में अच्छा फील होगा। तो उसका हर 2-2 घंटे पे चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएँगे। उसका एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी काम होता है वो एयरवे मैनेजमेंट है। क्योंकि अगर पेशेंट साँस ही नहीं ले पाएगा तो फिर हम क्या ही कर पाएँगे। ठीक है? तो पेशेंट सिट डाउन सेमी फाउलर पोज़ीशन, कि पेशेंट को हम उसको सेमी फाउलर पोजीशन में लिटा के रखेंगे। ठीक है, उसको बिल्कुल सुपाइन नहीं लिटाएंगे, क्योंकि सुपाइन में पेशेंट को सांस प्रॉपर नहीं आ पाता है, क्योंकि उसकी वजह से डायफ्राम होता है, उनका प्रेशर की वजह से लंग्स में एक तो पहले ही प्रॉब्लम चल रही है और वो कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा। तो पेशेंट को जो है पोजीशन है वो 45 डिग्री पे रखेंगे। उसको हम सेमी फाउलर पोजिशंस बोलते हैं, कि पेशेंट को 45 डिग्री पे बिठा के रखेंगे, तो उसको सेमी फाउलर पोजिशन बोलेंगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको बोलेंगे कि भैया आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। लंबी सांस अंदर लंबी सांस लेनी है और उस गहरी सांस को वापस मुंह से छोड़ना है। इस तरह से बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो जो लंग्स में एलवुलाई होती है उन तक अच्छे से ऑक्सीजनेटेड होगी, वो वापस अपना काम चालू होगा, वहाँ पर अच्छे से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, उसमें O2 लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको बार बार हम बोलेंगे कि डीप ब्रीथिंग
और एक्सपायरेटरी एक्सरसाइज आपको करनी है कि लंबा सांस खींचना है और वापस सांस छोड़ना है। ठीक है, ये इन्फेक्शन मतलब एयरवे मैनेजमेंट के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रॉपर हैंड हाइजीन, क्योंकि उसको पहले से ही बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को मैनेजमेंट के लिए उसके प्रॉपर हैंड हाइजीन करके ही उस पे कोई प्रोसीजर या कुछ काम कर मतलब उसकी केयर करनी है तो ठीक है। साथ में उसके जो भी कोई अटेंडेंट होते हैं उनको भी हम कहेंगे कि प्रॉपर हैंड हाइजीन करके ही पेशेंट को टच करे, बिना हैंड हाइजीन से पेशेंट को और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ नीड डू आइसोलेट पेशेंट। अगर ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ही इन्फेक्शंस आ रहे हैं, टीएलसी काउंट्स बढ़े हुए हैं कि पेशेंट को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, कि उसको एक सेपरेट अलग रूम में हम रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर इसको नॉर्मल पेशेंट के साथ में रखेंगे तो हो सकता है कि स्नीजिंग कफिंग से या ठीक है और भी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, या उसकी खुद की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो सकती है कि आसपास से कोई दूसरा पेशेंट है जिसको और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो उसको आइसोलेट दूसरे वार्ड या आईसीयू जो भी है रूम है वहाँ पे हम आइसोलेट कर सकते हैं। डू प्रॉपर ओरल हाइजीन, उसकी ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन है, क्योंकि उसमें पहले से अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हमको जो माउथ है ओरल क्लीनिंग है उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि उसकी वजह से नहीं और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस लंग्स में पहुंच सकते हैं। तो प्रॉपरली कम से कम दिन में 2 बार मॉर्निंग इवनिंग में उसकी ओरल हाइजीन करनी चाहिए। डू अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसको बोलना है कि अ, अब यदि वो पहले से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है तो उसको आगे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करने के लिए मना करेंगे कि आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपके लंग्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आप स्मोकिंग कर पाएंगे, क्योंकि स्मोकिंग से आपको दोबारा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसको ड्रिंकिंग के लिए भी मना करेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि टेक प्रॉपर रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल डाइट। उसको हम कहेंगे कि क्योंकि बार बार अगर वो कुछ काम करेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, वो होगा, तो उसको हम कहेंगे कि प्रॉपरली बेड पे आपको रेस्ट करना है अभी, जब तक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाती, और आपको जो भी न्यूट्रिशनल डाइट है वो अच्छे से लेनी है। ठीक है, इस तरह से हम पेशेंट का निमोनिया का मैनेजमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन्स, अब बात आई कि नीड फॉर वैक्सीनेशंस, कि वैक्सीन की क्यों ज़रूरत है। तो रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोटिलिटी रेट, कि जो मोर्बिडिटी और मोटिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर और रोग होने की क्षमता की दर है, उसको कम करने के लिए हमको वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। और साथ में प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, सेप्सिस मेनिंजाइटिस की आगे सेप्सिस और मेनिंजाइटिस नहीं हो, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, भविष्य में किसी प्रकार का उसको निमोनिया नहीं हो, उसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसमें निमोनिया के लिए पीसीवी वैक्सीन चलाई गई है। ठीक है, उसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को पीसीवी वैक्सीन दी जाती है। 6, 10, 14 वीक पे उनको पीसीवी वैक्सीन लगाई जाती है। और वो पीसीवी वैक्सीन लगाने का यही रीजन्स रहता है कि लोगों में अभी भी कई बार गाँव में भ्रांतियाँ हैं कि नहीं, वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा रोने लगता है। जबकि बच्चे को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन्स नहीं लगाएँगे तो उसको आगे जाके जो निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स से सफ़र करना पड़ सकता है। अगर वो पहले से ही वैक्सीन होगा तो ऐसे छोटे-मोटे बैक्टीरिया, वायरस आएँगे तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तो जो वैक्सीन्स के टाइप होते हैं, निमोनिया के जो वैक्सीन होते हैं वो 2 प्रकार की वैक्सीन होते हैं। एक होता है पीसीवी, एक है पीपीएसवी। पीसीवी है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, और पीपीएसवी है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स। अब इनमें क्या चेंजेस होता है कि जो पीसीवी होती है, इसका एग्जांपल है पीसीवी 10, पीसीवी 13। ठीक है, तो जो पीसीवी 10 और 13 होती है, ये होती है इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब उनमें यूज की जाती है। ठीक, और जो पीपीएसवी होती है उसका एग्जांपल है पीपीएसवी 23। ये मोस्टली एडल्ट में यूज किया जाता है। ठीक, जो एडल्ट पर्सन होता है,
क्योंकि ये जो छोटे बच्चों में है पीपीएसवी का, जो पीपीएसवी 23 है, ये बच्चों में थोड़ा इफेक्टिव कम होती है, लेस इफेक्टिव होती है। इसलिए पीपीएसवी एडल्ट में यूज कर दी जाती है, और पीसीवी 10 और पीसीवी 13 है वो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस में यूज की जाती है। ये आप सामने के वैक्सीन देख रहे हो। ये वैक्सीन आप देख रहे हो, इस वैक्सीन में PPSV23 है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है PPSV23। सॉरी, ठीक है, PPSV23 दिखाया गया, इंट्रामस्कुलर यूज होती है, 0.5 ml उसको डोज दी जाती है। ठीक है, थैंक यू। तो इसकी जो 5 ml की भी वाइल आती है, 10 ml की आती है। तो 10 ml में 20 डोज होते हैं, 5 ml में 10 डोज होते हैं, क्योंकि 0.5 ml डोज लगती है एक बारी में। और जो बच्चे होते हैं उनमें एंटीयोलेटरल थाई पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें। और जो एडल्ट होता है उनमें डेल्टोइड पे लगता है ये, 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। ठीक। और बच्चों में 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे होता है। उसके बाद 12 मंथ पे इसका बूस्टर डोज दिया जाता है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तौर पे लगता है। जो गाँवों में एएनएम्स होती है उनके द्वारा वैक्सीनेशन किया जाता है, उनमें ये पीसीवी वैक्सीन लगाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। ठीक है, वैसे इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट जिसमें अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हम उनमें मान सकते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसमें होता है कोई किसी प्रकार की डिजीज से सफ़र कर रहा हो पहले से बच्चा, कि ठीक है, जन्मजात उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, डिजीज सफ़र हो, तो उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। ठीक है, पहले उन चीज़ों का देखा जाता है कि इसको बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की एलर्जी है, उन बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। बाकी सभी में वैक्सीन्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं आपको एक नई टॉपिक के साथ में। ठीक है, आपको जो क्लास दी गई है आप उस क्लास को अच्छे से पढ़ें, और एक बार पहले हमारी क्लास को एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड टाइम आप इस क्लास को देखने के साथ ही आप अपने नोट्स भी तैयार करिए। ठीक है, इस तरह से आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तो पूरा टॉपिक एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स हो तो आप हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है उस पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ में आप कौन सी कॉलेज से, कौन से डिपार्टमेंट से, आप अपना नाम, अपना डिपार्टमेंट ये हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि कौन से डिपार्टमेंट से आप हमारी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।